हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनका फिर प्यूरिफिकेशंस का जो मेथड्स होते हैं वो सारा चीज हमने कवर कर लिया था। ओके, अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन में काफी सारे प्रॉपर्टीज है कॉलोइडल सॉल्यूशन का। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, क्या है इसका नाम? ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में हमने क्लास 10 में भी सुना हुआ है। ठीक है, ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जिगजैग पार्टिकल्स में जिगजैग वे में मूव करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप एक डार्क रूम में बैठे हो और वहां से कहीं से एक होल से या फिर स्काईलाइट से एक बीम ऑफ सनलाइट आ रहा है, अपने अंदर आ रहा है। ठीक है, रूम के अंदर, तो हमें दिखेगा कि वहां पे जो बीम ऑफ लाइट आ रहा है, सनलाइट, उसमें काफी सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जो थोड़ा शाइनिंग कर रहे होंगे उस लाइट में, और ऐसे 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 करके वो मूव करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। तो यही होता है हमारा ब्राउनियन मोशन। ओके, तो ये हमने डस्ट पार्टिकल के बारे में बोला। तो अभी कॉलोइडल सॉल्यूशन अगर हम ले रहे हैं, मान लो कॉलोइडल सॉल्यूशन हम क्या है, यहाँ पे लिक्विड लिए हैं एक जगह में, और वहां पे हमने कुछ मिक्स किया है और वहां पे कॉलोइड फॉर्मेशन किया है। तो उस जो कॉलोइडल सॉल्यूशन में हमारा दो पार्ट होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। जो कंपोनेंट कॉलोइडल सॉल्यूशन का स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो यहाँ पे एक चीज बता दे रहे हैं कि जो ब्राउन जिगजैग मूवमेंट हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, वो किसका हो रहा है? वो डिस्पर्स्ड फेज का हो रहा है। हम यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम में जो पार्टिकल्स, डिस्पर्सन मीडियम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। डिस्पर्स्ड फेज में जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं फ्रीली इन द डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो ये जो मूवमेंट है जिगजैग मूवमेंट, इसी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं या फिर ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ओके, तो इसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट क्यों रहा? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो कि एक बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने पहले पोलन ग्रेन को वाटर में ऐसे मूव करते हुए देखा था। ठीक है, ऐसे जिगजैग मूव करते हुए देखा था, और वो उन्होंने ही इसको यहाँ पे कोरिलेट किया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिज नेम हम उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, आए समझ में? सो ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो 1828 में जो इंग्लिश बॉटनिस्ट, रादर हम बोल सकते हैं इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, उनके वजह से हुआ था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पोलन ग्रेन का जिगजैग मूवमेंट देखा था। ठीक है, पोलन ग्रेन का मूवमेंट, जो जिगजैग मूवमेंट है इन वाटर, उन्होंने देखा था। तो अकॉर्डिंग टू हिज नेम उस मूवमेंट का नाम रखा गया ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? ये जो फेनोमेनन जो है ब्राउनियन मूवमेंट का, ये होता क्यों है? कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। सो कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट किसका हो रहा है? डिस्पर्स्ड फेज का हो रहा है। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो मूव कर रहे हैं। तो वो ऐसा मूव क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए ऐसा मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें भी मॉलिक्यूल्स है, डिस्पर्स्ड फेज है उसमें भी मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का, उनके बीच में कोलिजन होता है। ठीक है, बोmbardment होता है मॉलिक्यूल्स का। इससे क्या होता है? इससे इनका कंटिन्यूअस रैंडम जिगजैग मोशन
जो है वो प्रोड्यूस होता है और ये मोशन थ्रू आउट जो है कॉलोइडल सॉल्यूशन में वो रह जाता है। ठीक है, तो यही हमारा रीजन है कि जो हमारा क्या होता है, बोम्बार्डमेंट होता है किसका, डिस्पर्स्ड और फेज पार्टिकल्स का डिस्पर्सन मीडियम के साथ, उसी के वजह से ये क्या ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोम्बार्डमेंट of dispersed phase particles by dispersion मीडियम पार्टिकल्स जो है उसके वजह से ये ब्राउनियर मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट चीज है कि जो ब्राउनियर मूवमेंट है क्या वो पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, इट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज। तो ये पार्टिकल साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? देखो, अगर कोलोइडल पार्टिकल जो है डिस्पर्स्ड फेज का वो एक छोटा पार्टिकल है, तो जब उसमें आके बोम्बार्डमेंट होगा डिस्पर्स्ड मीडियम के पार्टिकल्स का, तो क्योंकि ये छोटा है तो इसका मूवमेंट रह जाएगा। ओके, लेकिन मान लो कि वो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल जो है वो बिगर साइज का है। ओके, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब वो डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल आएगा और उसको बोम्बार्ड करेगा तो उसको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर छोटा होता तो फर्क पड़ता, ठीक है, बड़ा है तो खुद को भी, अगर कोई आके आपके साथ धक्का हो रहा है सामने से, अगर आप रेडी नहीं होंगे तो क्या होगा, हाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाएगा। अगर आके साइज छोटा है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एक हट्टा कट्टा बच्चा हो, ठीक है, जिसको आके कोई धक्का लगा रहा है, तो क्या होगा, उतना मूवमेंट नहीं होगा, वो खुद को संभाल सकता है, खुद को बैलेंस कर सकता है। ओके, वही केस है। स्मॉलर पार्टिकल्स होने से क्या होगा, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए मूवमेंट होता रहेगा। अगर साइज बड़ा हो जा रहा है तो वो उसको खुद को बैलेंस कर सकता है, तो उस जगह पे ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन particle size. Okay, depends on particle size. It increases with decrease in पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल का साइज डिक्रीज होगा तो ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होगा, और ब्राउनियन मूवमेंट डिक्रीज कब होगा, जब पार्टिकल का साइज इंक्रीज होगा। और हम बोल सकते हैं कि बिगर पार्टिकल्स के लिए ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर फॉर बिगर पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि अगर बोम्बार्डमेंट होगा तो वो खुद को संभाल सकता है, खुद को फिर से वो स्टेबिलाईज कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। आज समझ में ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, कैसे होता है। ओके, चलो लिखो इसको, नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे। हो गया, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। सिग्निफिकेंस मतलब ब्राउनियन मूवमेंट जो है उस मतलब वो होने से क्या होता है, ठीक है। हाँ, क्या वो हेल्पफुल है हमारे लिए? हाँ, वो हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि अगर ऐसे डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को बोम्बार्ड करता रहेगा, ठीक है, तो वहां पे डिस्पर्स फेज का कंटिन्यूअस मूवमेंट रहेगा। डिस्पर्स फेज में जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो है हमारा जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होंगे। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर सेटल डाउन हो जाते हैं तो हमारा जो कॉलॉइड है वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि वो कंटिन्यूअस मोशन में है, इसके वजह से जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है दैट इज स्टेबल। ओके, तो ये ब्राउनियन मोशन हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी जो है उसमें हेल्प करता है। आए समझ में? सो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट डज नॉट अलाउ the particles of dispersed phase to settle down. ओके, सेटल डाउन क्यों सेटल डाउन हो जाएगा? ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन ड्यू टू
gravity, and thus is responsible for stability of colloid. Stability of कॉलम्स। ओके, ये हो गया हमारा ब्राउनियन मोशन का सिग्निफिकेंस का फर्स्ट पॉइंट। जो सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट है हमारा कि ये हम जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 11th क्लास में पढ़े हुए हो, वहां पे एक पोस्टुलेट्स था कि द मॉलिक्यूल्स गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ रैपिड एंड रैंडम मोशन। ठीक है, तो ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है दैट इज क्या वो हमारा उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। वो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये जो पोस्टुलेट्स था उसको वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स से गैसेस के वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। इट इज द डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ the assumption that the molecules in a gas or solution are in a state of continuous random motion. ओके, और हम ये बोल सकते हैं कि इट कॉन्फर्म्स काइनेटिक थ्योरी। इट कॉन्फर्म्स काइनेटिक थ्योरी। ओके, आया समझ में ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट का रीजन क्या है, क्यों ब्राउनियन मूवमेंट होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, उसका क्या यूजेस है। ओके, तो लिख लो इससे ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज टिंडल इफेक्ट। ओके, क्या है ये प्रॉपर्टी? टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? मान लो हमने एक बीकर में एक कॉलोइडल सोल्यूशन ले रखा है। ठीक है, तो अगर उस सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक बीम ऑफ लाइट लाएंगे तो वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। ठीक है, इन जनरल अगर हम बीकर में एक ट्रू सोल्यूशन लेंगे, ट्रू सोल्यूशन याद है पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो अगर हम एक बीकर में ट्रू सोल्यूशन लेंगे और वहां पे एक बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉलोइडल सोल्यूशन ले रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर डाल रहे हैं तो क्या होगा? वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। ओके, तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, तो वो जो लाइट आया और सोल्यूशन कॉलोइडल सोल्यूशन के अंदर गया तो वहां पे वो एक कोन शेप में दिखता है। ठीक है, तो एक जो पाथ है वो एक कोन शेप जैसा विजिबल होता है जिसको हम बोलते हैं टिंडल कोन्स। ओके, समझ में टिंडल इफेक्ट क्या है? जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है कॉलोइडल सोल्यूशन में वो है हमारा टिंडल इफेक्ट, जो एक कोन प्रोड्यूस होता है जो हमें दिखता है। ओके, वो जो पाथ ऑफ द लाइट थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कोन जो हमको विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं टिंडल कोन्स। ओके, समझ में क्या हो रहा है? तो लिखेंगे यहाँ पे व्हेन बीम ऑफ लाइट when a strong beam of light is passed through colloidal solution, क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। ओके, और the path of the light is visible
when viewed at right angle to the beam of light. Okay, this phenomenon is called Tyndall effect. This phenomenon is called Tyndall effect. ओके, तो जब लाइट आके कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर गिरेगा और जिस डायरेक्शन में वो गिर रहा है लाइट, उसका 90 डिग्री एंगल में हम देखेंगे तो हमें दिखेगा, उसका पाथ दिखेगा. ओके, वो लाइट का पाथ विजिबल होगा, जिस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं टिंडल इफेक्ट. ओके, लिख लो इससे. हो गया. नेक्स्ट में क्या होता है? द लाइट इज ऑब्जर्व एज अ कोन. वो जो लाइट होता है वो एक कोन के फॉर्म में हमें दिखता है, जिसको हम बोलते हैं टिंडल कोन. दिस इज कॉल्ड टिंडल कोन. ओके, आया समझ में क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, तो लाइट आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, और फिर जो हमें पाथ दिखता है लाइट का, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. और राइट एंगल में उस पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट आ रहा है उसके राइट एंगल में अगर हम देखेंगे तो हमें कोन विजिबल होगा, जो है हमारा टिंडल कोन. नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस? कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट. ये कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट क्या है? देखो, पहला चीज तो ये है कि अगर हम ट्रू सोल्यूशन लेंगे तो हमें टिंडल इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा. इट विल बी ऑब्जर्व्ड इन कॉलोइडल सोल्यूशन. कॉलोइडल सोल्यूशन में ऑब्जर्व होगा. फर्स्ट लेट अस नो द रीजन. ट्रू सोल्यूशंस में, अच्छा ये होता क्यों है कि जो सोल्यूशन का जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल के ऊपर आके लाइट गिरता है. आ रहा है समझ में? उस पार्टिकल का जो भी साइज है उसके ऊपर आके लाइट गिरता है. वो पार्टिकल क्या करता है ना, कुछ लाइट का जो ये है वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब करता है और कुछ को वो छोड़ता है. ओके, जो स्कैटरिंग होता है उसमें थोड़ा लाइट वो एब्जॉर्ब करता है, बाकी का जो बचा उसको वो छोड़ता है. तो इसके वजह से हमें उस लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो रहा है. ओके, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा रहा तो वो लाइट आके उसके ऊपर अगर गिरेगा तो वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, स्कैटरिंग नहीं कर पाएगा, जो होता है इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन. आया समझ में? ट्रू सोल्यूशन में क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है तो अगर लाइट आके उसके ऊपर गिरेगा तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, स्कैटर नहीं कर पाएगा. ओके, इसलिए ट्रू सोल्यूशन के केस में टिंडल इफेक्ट जो है दैट इज नॉट ऑब्जर्व. बट इन केस ऑफ कॉलोइडल सोल्यूशन पार्टिकल के ऊपर आके लाइट गिरता है, वो लाइट को ऑब्जर्व करता है, फिर कुछ वेवलेंथ मतलब ऑब्जर्व होता है, फिर बाकी को वो स्कैटर करता है. ओके, ये ही होता है हमारा टिंडल इफेक्ट. इसी के वजह से हमें पाथ ऑफ लाइट दिखता है. ओके, तो नेक्स्ट चीज है कि ये जो टिंडल इफेक्ट है उसके लिए पार्टिकल का साइज जो है वो थोड़ा ज्यादा स्मॉलर नहीं होना चाहिए. ओके, और जो नेक्स्ट चीज है वो है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो मैक्सिमम होता है जो लाइट आता है उसका राइट एंगल में. जो डायरेक्शन में लाइट आ रहा है उसका राइट एंगल जो है वहां से अगर हम देखेंगे तो वहां से पार्टिकल का स्कैटरिंग जो है वो मैक्सिमम होता है. ओके, इसी के वजह से टिंडल इफेक्ट हमें अच्छे से ऑब्जर्व होता है जब हम 90 डिग्री और राइट एंगल टू द क्या फॉलिंग लाइट जो है उससे हम उसको ऑब्जर्व करने को ट्राई करेंगे. ओके, एसएमएस में कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो लिखो. टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? स्कैटरिंग सॉरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पार्टिकल्स जो है वो फर्स्ट लाइट को ऑब्जर्व करते हैं. ओके, देन
रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके वजह से ये टिंडाल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। स्कैटरिंग इज मैक्सिमम at a right angle to the incident लाइट। ओके, जो इंसिडेंट लाइट है उसका राइट एंगल में मैक्सिमम होता है, इसके वजह से हमें 90 डिग्री एंगल से टिंडाल इफेक्ट ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट का भी कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन है? पार्टिकल का जो साइज है वो ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर पार्टिकल का साइज हमारा वेवलेंथ, लाइट का जो वेवलेंथ है उससे छोटा हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करके फिर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हमारा टिंडाल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ओके, तो पार्टिकल साइज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो है पार्टिकल साइज मतलब हम यहाँ पे उसके डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज मस्ट नॉट बी much smaller than the wavelength of light. ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का, दिस शुड वाइडली डिफर। ओके, वो सेम नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाके ये टिंडाल इफेक्ट जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो द रिफ्रैक्टिव indices of both dispersed phase and dispersion medium should differ widely. ओके, तो ये है हमारा टिंडाल इफेक्ट। तो आईएसएमएस में टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, उसका कॉज क्या होता है, और फिर कौन सा कंडीशन है जिससे टिंडाल इफेक्ट जो है वो हमें ऑब्जर्व हो सकता है। ओके, आईएसएमएस में सबको चलो लिख लो इससे। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोआगुलेशन। ये कोआगुलेशन क्या होता है? कोआगुलेशन एक कॉलॉइड का अगर हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो डिस्पर्स्ड फेज में पार्टिकल्स है वो प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज में जो पार्टिकल्स है दे आर प्रेसिपिटेटेड, लेकिन वो प्रेसिपिटेट कैसे हो रहे हैं? ड्यू टू एडिशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इन जनरल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और वो चाहिए भी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉलर, लेकिन अगर हम उसमें जितना है उससे काफी ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो क्या होगा ना, वो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो कोआगुलेट हो जाएगा। ठीक है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और प्रेसिपिटेट हो जाके अगर वो बॉटम में सेटल ना होके, आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं, जिस जगह पे जिस कंटेनर में हमने कॉलॉइड ले रखा है उसमें हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला, अभी प्रेसिपिटेट हो गया डिस्पर्स्ड फेज, अभी वो जो अगर बॉटम में सेटल ना होके ऊपर फ्लोट करेगा तो तभी हम उसको कोआगुलेशन और फ्लॉकुलेशन बोलेंगे। ओके, आ रहा है समझ में कोआगुलेशन क्या है? तो लिखेंगे द फेनोमेनन of precipitation of
colloidal solution by the addition of excess amount of electrolyte is called coagulation. ओके, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और कॉलोइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कोआगुलेशन. नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं. इफ coagulated particles float on the surface instead of settling at the bottom, then it is called flocculation. ओके, आ रहा समझ में कोआगुलेशन क्या है या फ्लॉकुलेशन क्या है. नेक्स्ट चीज है कि ये जो कोआगुलेशन है वो होता कैसे है. मेकानिज्म ऑफ कोआगुलेशन. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन में क्या होता है ये हमें पता है कि जो पार्टिकल्स है डिस्पर्स्ड फेज में उनका कुछ चार्ज रहता है. ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम में जो पार्टिकल्स है उनमें भी कुछ चार्जेस रहता है, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है उसमें जो चार्जेस रहता है डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स में उसका ऑपोजिट चार्जेस रहता है. ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. इक्वल तो होना ही है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टोटल नेट चार्ज होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन का वो 0 होता है. ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो जितना चार्ज डिस्पर्स्ड फेज का रहता है उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज जो है वो डिस्पर्सन मीडियम का रहता है. ओके, तो अगर हम क्या करेंगे ना, उस कॉलोइड में एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस अमाउंट में लाके डाल रहे हैं तो क्या होगा. प्रोवाइडेड कंडीशन ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट जो डाल रहे हो, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वो हमारे जो डिस्पर्स्ड फेज का जो चार्ज है उसका ऑपोजिट होना चाहिए. ठीक है, मान लो डिस्पर्स फेज का चार्ज है पॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे अगर वो नेगेटिव चार्ज का रहा तो क्या होगा. डिस्पर्स फेज पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव चार्ज का, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, तो वो आएंगे एक साथ मिलेंगे. ओके, अपना चार्ज लूज करेंगे और फिर कोआगुलेट हो जाएंगे. आ रहा है समझ में? ऐसे होता है कोआगुलेशन. और ये जो कोआगुलेशन हो रहा है इसको हम हार्डी-स्कूल्ज रूल्स है, इसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि जो कोआगुलेशन है इसमें मतलब क्या पावर कैसा होता है. और लिख लेते हैं यहाँ पे. पहले कोआगुलेशन है, इसके मैकेनिज्म में फर्स्ट है क्या, डिस्पर्स फेज, उसका कुछ चार्ज रहता है. ओके, एंड डिस्पर्सन मीडियम का इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रहता है. हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्पर्स फेज का जो चार्ज है इसका ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे. ओके, उस केस में जो वो क्या है एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और फिर कोआगुलेशन हो जाएगा. ठीक है, तो न्यूट्रलाइज होगा, पहले न्यूट्रलाइज होगा एंड कोआगुलेशन हो जाएगा. और ये जो हो रहा है कोआगुलेशन, इसका बिहेवियर कैसा है क्या है, इसको दो साइंटिस्ट थे हैडी एंड स्कूल्ज, ये दोनों ने उसके बारे में हमें कुछ बोला था जिसको हम बोल रहे हैं हैडी स्कूल्ज रूल. ओके, आ रहा है समझ में क्या बता रहे हैं. चलो लिख लो इसे. हो गया. नेक्स्ट, हार्डी स्कूल्स रूल में जो फर्स्ट थिंग है वो है हमारा कि जो सॉल का चार्ज है,
सॉल्व का चार्ज मतलब डिस्पर्स्ड फेज का जो चार्ज है, ठीक है। जो डिस्पर्स्ड फेज का चार्ज है उसका ऑपोजिट जो चार्ज है उसी को हमें ऐड करना है टू कॉज एन इफेक्टिव कोआगुलेशन, ठीक है। इफेक्टिव कोआगुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर इफेक्टिव कोआगुलेशन ऑपोजिट चार्ज मतलब हम कह सकते हैं कि आयन है, आयन्स हैविंग opposite charge ions having opposite charge to that of Sol is added, ओके। ऑपोजिट चार्ज का Sol ऐड होना चाहिए और इसी आयन्स को हम बोलते हैं, इसी आयन्स को हम बोलते हैं एक्टिव आयन्स, एक्टिव आयन्स। ऑफ कोर्स एक्टिव आयन्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो इफेक्टिव है, वो कुछ कर रहा है, हम जो चाह रहे हैं कोआगुलेशन हो ये हम चाह रहे हैं और वो उसको कर रहा है, इसलिए हम उसको एक्टिव आयन्स बोलेंगे। अगर मान लो कि सॉल का चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, आप जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, जो आयन्स डाल रहे हो उसका चार्ज नेगेटिव है, उससे क्या होगा? उससे कोआगुलेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दे विल रिपेल ईच अदर। अभी सॉल्व का चार्ज मतलब डिस्पर्स्ड फेज का चार्ज पॉजिटिव है, आप नेगेटिव आयन डाल रहे हो तो क्या होगा? अट्रैक्ट होंगे, फिर अपना चार्ज लूज करेंगे, दे विल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और कोआगुलेशन होगा, ठीक है। और ये है हमारा फर्स्ट हार्डी-स्कूल्स रूल। सेकेंड चीज है जो कोआगुलेटिंग पावर है, कोआगुलेटिंग पावर coagulating power of an ion that is directly proportional to valency of the ion। कोई भी आयन हो, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, अगर उसका वैलेंसी बढ़ रहा है तो उसका कोआगुलेटिंग पावर भी बढ़ेगा। मान लो हमें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल, हमें AS2S3 जो कि एक नेगेटिव सॉल है, ठीक है, हमें उसको क्या करना है? कोआगुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव सॉल है तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे क्या डालेंगे? पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे, ओके। तो मान लो हम कुछ पॉजिटिव आयंस ले रहे हैं Na+, Mg+2 Al+3। अगर हमें पूछा जाएगा कि कोआगुलेटिंग पावर ऑफ दिस आयन के अकॉर्डिंगली हमें अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे? जिसका वैलेंसी ज्यादा है उसका कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। वैलेंसी किसका ज्यादा है? Al+3 का, तो उसका कोआगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन Mg+2, ग्रेटर देन Na+। ओके, आ रहा है समझ में? ये था AS2S3 का। अभी मान लो हमने ले रखा है FeAH3, ओके, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट जो कि एक पॉजिटिव सॉल्ट है, ठीक है। और हमें उसको क्या करना है? उसको कोआगुलेट करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे। तो सपोज दिया है फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन और फेरिक साइनाइड आयन, ठीक है। और पूछ रहा है कि हमें इनका कोआगुलेटिंग पावर जो है उसको कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे? वही सेम रूल लागू होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वैलेंसी ज्यादा रहा तो कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा। तो इनमें से सबसे ज्यादा वैलेंसी किसका है? फेरिक साइनाइड का है, FeCN6⁻⁴। सो इसका कोआगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगा। ग्रेटर देन नेक्स्ट पोजीशन में कौन आ रहा है? -3 चार्ज किसका है? फॉस्फेट का, फॉस्फेट आ रहा है, फिर आ रहा है सल्फेट, ओके। तो ये है हमारा कोआगुलेटिंग पावर का ऑर्डर। नेक्स्ट है एक टर्म हम यूज करते हैं दैट इज फ्लॉकुलेशन वैल्यू, ओके। ये फ्लॉकुलेशन वैल्यू जो टर्म है वो हम यूज किस लिए कर रहे हैं? वो हम कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या है उसको कंपेयर करने के लिए हम कर रहे हैं। वो क्या होता है? वो
अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको ऐड करने से, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको ऐड करने से एक गिवन अमाउंट ऑफ जो हमारा सॉल है, जो कॉलॉइड है, वो वो कोआगुलेट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? एक गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है जिसको अगर हम ऐड करेंगे इन ए गिवन अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम ऐड करेंगे विथ ए गिवन अमाउंट ऑफ कॉलॉइड, जिसको ऐड करने से क्या होगा, कोआगुलेशन होगा विद इन 2 आवर्स। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फ्लॉकुलेशन वैल्यू। आ रहा है समझ में? इसका मतलब अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसको अगर हम स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं और कोआगुलेशन हो जा रहा है, इसका मतलब ऑफ कोर्स वो ज्यादा इफेक्टिव है। और कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमने ज्यादा अमाउंट में ऐड किया है, ठीक है, और उसके बाद ही कोआगुलेशन हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में ऐड किए तभी कोआगुलेशन हो रहा है, इसका मतलब वो लेस इफेक्टिव है। तो फ्लॉकुलेशन वैल्यू से हमें कोआगुलेटिंग पावर का हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फ्लॉकुलेशन वैल्यू जो है वो कम है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, और अगर फ्लॉकुलेशन वैल्यू ज्यादा है तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट विल बी लेस इफेक्टिव। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? चलो लिख लो इससे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे फ्लॉकुलेशन वैल्यू के बारे में। द मिनिमम अमाउंट ऑफ an electrolyte which is required to cause coagulation or flocculation in 2 hours is called flocculation value. ओके, और ग्रेटर फ्लॉकुलेशन वैल्यू अभी बताए हैं, ग्रेटर फ्लॉकुलेशन वैल्यू क्या होगा, लेस विल बी द कोआगुलेटिंग पावर। ओके, और लेस फ्लॉकुलेशन वैल्यू ग्रेटर विल बी द कोआगुलेटिंग पावर। आ रहा है समझ में? तो ये है हमारा कोआगुलेशन प्रोसेस इन डिटेल है। इस कोआगुलेशन किसे बोलते हैं, फ्लॉकुलेशन किसे बोलते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है और हार्डी-स्कोल्ज रूल क्या है, ठीक है, वो फ्लॉकुलेशन वैल्यू क्या है, ये सारा चीज अभी हमारा कवर हो गया। ठीक है, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम अदरवाइज कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाफोरेसिस। ठीक है, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसको इन जनरल हम किस लिए यूज करते हैं, कोई भी एक कॉलॉइड है, उस कॉलॉइड का चार्ज क्या है, कॉलॉइड का चार्ज का मतलब उसका डिस्पर्स फेज का चार्ज। ठीक है, तो एक भी कोई कॉलॉइड है, कॉलॉइड का जो चार्ज है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो जो हमारा प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सो इसमें होता क्या है, इसमें जब इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से कुछ पता चल रहा होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोड्स होंगे, वहां पे 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, कैथोड्स होंगे, एनोड्स होंगे। ओके, सो वहां पे हम क्या करेंगे, हमें वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से जो डिफरेंट चार्जेस है वो अकॉर्डिंगली अपने अपोजिट साइड के इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स मूव करेंगे। मान लो पॉजिटिव चार्जेस है तो वो कहाँ जाएंगे, उसके अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है जो भी वो कहाँ जाएंगे, उसके अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड। तो ऐसे वो मूव करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स देयर अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी को ही हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें कोई भी
कॉलॉइड से उसमें जो सॉल्ट मतलब क्या डिस्पर्स्ड फेज है उसका चार्ज क्या होता है, ओके, और वी कैन से चार्ज ऑफ ए सॉल्ट जो है वो हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ओके, लिखते हैं। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ involving migration of colloidal particles under the influence of electric current इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स oppositely charged electrodes is called electrophoresis। ठीक है, जिससे हमें पता है डिस्पर्स फेज का कुछ चार्ज रहता है, ओके, और डिस्पर्सन मीडियम का उसका इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहता है, ओके, और जिससे हमें पता है ओवरऑल कॉलॉइड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कैथोड एनोड रह गए, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो चार्जेस है वो अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, वहां पे जाके क्या करेंगे, अपना चार्ज लूज करेंगे, लूज करने के बाद वो क्या करते हैं, वो भी कोआगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। चार्ज की वजह से वो एक दूसरे से अलग होके रह रहे थे, ठीक है, सस्पेंडेड होके रह रहे थे, जब उनका चार्ज ही लूज हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे ड्यू टू लॉस ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलॉइड्स में हम कुछ पॉजिटिव कॉलॉइड्स जो है पॉजिटिव सॉल्ट्स उनका एग्जांपल लिखेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेथिलीन ब्लू, हीमोग्लोबिन, ओके। कुछ नेगेटिव सॉल्ट्स का लिखेंगे, मेटल्स और मेटल के सल्फाइड्स, ओके, ये सब जो है वो नेगेटिव सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम मेनली यूज किस लिए करते हैं, टू नो द चार्ज ऑफ ए सॉल्ट, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, टू डिटरमाइन चार्ज ऑफ ए सॉल्ट, ओके। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं, लिख लो इसे, ओके। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, ये ऑस्मोसिस तो हम पहले भी पढ़े हुए हैं, कहाँ पे पढ़े हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ओके। और ऑस्मोसिस क्या था, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, उसके थ्रू में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे वो पास करके जा सकते थे, लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल जो है दे वर अनएबल टू क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके, ये सब हमने पढ़ा हुआ था। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या है, ओके, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम उसी टाइप का कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम ऑस्मोसिस से करेंगे, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख के उसके थ्रू में इसको पास कराना है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास कराना है, ठीक है, वो हम करेंगे। और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, कहाँ पे होगा, एक दो इलेक्ट्रोड रहेगा, एक रहेगा कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा रहेगा एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो हम क्या करेंगे, एक यूट्यूब का लेंगे, क्या सिलेंडर लेंगे एक यूट्यूब शेप का, और फिर वहां पे हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट को ही रखेंगे, प्योर सॉल्वेंट जो है उसी को रखेंगे,
उसके ठीक बीचों बीच एक डायाफ्राम रहेगा जिसमें हमें कॉलोइडल सॉल्यूशन को रखना है। ओके, जब और फिर दोनों साइड में दो इलेक्ट्रोड आएगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, इसके अंदर मतलब जो डायाफ्राम है उसके अंदर क्या है, कॉलॉइड्स है, तो उससे बाहर सिर्फ जो डिस्पर्सन मीडियम है वही निकल सकता है, डिस्पर्स फेज उसको क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस डायाफ्राम से डिस्पर्सन मीडियम निकलेंगे, निकल के कहाँ जाएंगे, आइदर to anode or to cathode depending on the charge on it। डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर क्या चार्ज है उसी के ऊपर डिपेंड करके वो मूव करेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है कौन, डिस्पर्सन मीडियम, तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड के पास जाएगा, और डिस्पर्सन मीडियम का चार्ज अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड के पास जाएगा। तो ये जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, वो हम क्यों कर रहे हैं, वो हम कॉलॉइड का जो है चार्ज उसको डिटरमाइन करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें क्या था, उसमें डिस्पर्स्ड फेज मूव कर रहा था, बट यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज मूव नहीं करेगा, कौन मूव करेगा, डिस्पर्सन मीडियम मूव करेगा। ओके, डिस्पर्सन मीडियम कहाँ मूव कर रहा है उससे हमें पता चल जाएगा कि डिस्पर्सन मीडियम का चार्ज क्या है। एंड ऑफ कोर्स डिस्पर्सन मीडियम का जो चार्ज है उसका ऑपोजिट चार्ज जो है वो डिस्पर्स फेज का चार्ज होता है। ओके, ऐसे में इसमें क्या बोल रहे हैं, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, ऐसे यू ट्यूब लेंगे, ओके, इस यूट्यूब में दो इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे पूरा ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, बीच में यहाँ पे डायफ्राम है। डायफ्राम क्या है, जिसमें हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ओके, डायफ्राम कंटेनिंग कॉलॉइड्स। ये क्या है, ये है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्या नाम होता है इसका, एनोड, एंड ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड। ठीक है, ओके, अभी क्या होगा अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या है, इसमें हमारा कॉलॉइड्स है। कॉलॉइड्स मतलब डिस्पर्स्ड फेज भी है और डिस्पर्सन मीडियम भी है, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम जो है सिर्फ वही इस जगह से निकल सकता है। ठीक है, इसमें जो पोरस डायफ्राम है, पोरस डायफ्राम लिख लेते हैं, जो पोरस डायफ्राम है उस पोर में जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज है वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ओनली डिस्पर्सन मीडियम क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट होगा और मान लो मूवमेंट होके यहाँ पे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिस्पर्स्ड मीडियम का चार्ज क्या होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, और डिस्पर्स्ड फेज का चार्ज उसका ऑपोजिट होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ये मूव कर रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के टुवर्ड्स, इसका मतलब डिस्पर्सन मीडियम का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है,
और डिस्पर्स फेज का चार्ज उसका ऑपोजिट होगा यानी कि नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं? ये मेथड हम यूज करते हैं वही सेम चीज है, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ अ कॉलॉइड। ओके, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन ए कॉलॉइड। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है, पोरस मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर सकता है, सॉलिड मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकता, उसी के ऊपर ही बेस्ड है, बट वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ओके, आ रहा है समझ में? यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेते हैं, द phenomenon involving the migration of only dispersion medium and not the dispersed phase, यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप लोग को पूरा लिखना है। ठीक है, and not the dispersed phase under the influence of electric field is called इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में। आज समझ में कैसे क्या हो रहा है? ठीक है, लिख लो इसे। हो गया? तो ये है हमारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सिस्टम। ठीक है, तो हम कॉलॉइड्स में कॉलॉइड्स क्या होता है, कॉलॉइड्स में क्या क्या फेजेस होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सारा चीज हमने अभी तक कवर कर लिया है। ओके, तो अपने आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।